Welcome to the video lecture series on history. Today we will talking about social groups from the chapter 2 from class ninth history NCRT textbook, and the name of the chapter is Socialism in Europe and Russian Revolution. Okay, now the first topic is socialism in Europe and the Russian Revolution, the age of a social change. In the previous chapter, you read about the powerful ideas of freedom, equality, and circulated Europe and French Revolution. French Revolution opened up the possibility of creating a dramatic change in the way in which society was structured. As you know, have read about before the 18th century, society was broadly divided into state and orders. It was aristocracy and church which control इकोनॉमिक एंड सोशल पावर. ओके, देखिए आपने फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था, जिसमें आपने पढ़ा कि फ्रेंच रेवोल्यूशन जो था वो कैसे पूरा यूरोप में सर्कुलेट हुआ और वहाँ की जो आइडियाज़ थे फ्रेंच रेवोल्यूशन में, इक्वलिटी और फ्रीडम के जो आइडियाज़ थे वो किस तरह से सर्कुलेट हुए पूरे फ्रेंच रेवोल्यूशन के दौरान. और उसके बाद आपने देखा किस तरह से ड्रामेटिक चेंज आया सोसाइटी में. और आपने 18 सेंचुरी में सोसाइटी वाज ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू स्टेट. ठीक है, जो स्टेट जो थी डिवाइडेड थी, मैंने बहुत अच्छे से समझाया था स्टूडेंट्स. जो वीडियो फर्स्ट जो गया था जिसमें हिस्ट्री का चैप्टर नंबर जो फर्स्ट चैप्टर था द फ्रेंच रेवोल्यूशन, जिसमें मैंने बताया था कि 3 स्टेट में डिवाइडेड था जो फ्रांस जो था. तो वो उसमें बताया गया किस तरह से 3 स्टेट में डिवाइडेड था, किस तरह से ऑर्डर्स जो थे वो रेगुलेट होते थे और एरिस्टोक्रेसी एंड चर्च का कंट्रोल था पूरा इकोनॉमिक एंड सोशल पावर पर. लेकिन अचानक से जो रेवोल्यूशनरी जो एक तरफ से चेंज आया, तो वो बहुत सारी जो पॉजिटिव जो चीज़ें हैं वो लेकर आया. इन मैनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड इंक्लूडिंग यूरोप एंड एशिया, न्यू आइडियाज अबाउट इंडिविजुअल राइट्स एंड हु कंट्रोल सोशल पावर बिगिन टू बी डिस्कस्ड. In India, Raja Ram Mohan Rai and Rogier talked to the significance of the French Revolution and many other debates. The idea of a post-revolutionary Europe and the developments in the colonials in turn reshaped these ideas of social change. Okay, देखिए इसमें बताया गया है कि जो थिंकर्स थे, जो राइटर्स थे, ठीक है, जिन्होंने डीपली जाकर ऑब्जर्व किया पूरी सिचुएशन को. मतलब फ्रेंच रेवोल्यूशन, मैंने आपसे बार बार एक बात बोली है कि जो फ्रेंच रेवोल्यूशन है वो एक तरह से बहुत ज़्यादा मतलब इम्पॉर्टेंट रेवोल्यूशन था, जो एक एग्जाम्पल के रूप में पूरे वर्ल्ड में लिया जाता था. ओके, तो इसमें जो बहुत बड़े बड़े लेखक हुए जैसे कि कार्ल मार्क्स हैं या फिर राजा राम मोहन रॉय हैं, डेरिजियो जो है, उन्होंने क्या किया, पूरे सिचुएशन को ऑब्जर्व किया किस तरह से फ्रेंच रेवोल्यूशन आया. आफ्टर दैट जो पोस्ट रेवोल्यूशनरी के बाद क्या क्या चेंज आया, क्या क्या चेंज आया, सोशल चेंज आया, इकोनॉमिक एंड इकोनॉमिकली अगर देखा जाए या फिर उसको सोशली देखा जाए, राइट जो हैं वो नागरिकों को, सिटीजन्स को प्रोवाइड किए जाने लगे. Not everyone in Europe, however, wanted a complete transformation of society. Response varied from those who accepted that some changes was necessary but wished for a gradual shift to those who wanted to restructure society. मतलब अगर हम यूरोप की बात करते हैं तो कंप्लीट जो वांटेड टू कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सोसाइटी, ठीक है, इसमें बात किए जाते हैं. रिस्पॉन्स वेरिड फ्रॉम दोज हु एक्सेप्टेड दैट सम चेंजेस वाज नेसेसरी. मतलब कुछ ऐसे आइडियोलॉजी जो थे जिसमें कुछ लोग चाहते थे कि पूरी तरह से ट्रांसफॉर्मेशन हो जाए, कुछ चाहते थे कि नहीं धीरे धीरे ग्रेजुअली चेंज आए. इसमें सोसाइटी को रिस्ट्रक्चर करना रेडिकली, सम वर कंजर्वेटिव्स, अदर्स वर लिबरल्स और रेडिकल्स एंड रियली मीन इन द कॉन्टेंट्स ऑफ द टाइम. देखिए आज जो हम चैप्टर की बात कर रहे हैं ध्यान से देखिए, फर्स्ट चैप्टर जो है वो है सोशोलॉजियम इन यूरोप एंड रशियन रेवोल्यूशन. ठीक है, फ्रेंच रेवोल्यूशन ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं. सोशोलॉजियम इन यूरोप की बात कर रहे हैं कि यूरोप में किस तरह से समाजवाद आया. ठीक है, और रशियन
बात कर रहे हैं, ठीक है। इसमें आपको बहुत ध्यान से समझना है स्टूडेंट्स। इसमें यूरोप में जो आइडियोलॉजिकल जो पर्सन्स थे, ठीक है, कुछ रेडिकल्स को मानते थे, कुछ लिबरल्स को मानते थे और कुछ कंजर्वेटिव्स को मानते थे। ओके, ये बहुत ध्यान से समझिए आप। इसमें जो बात की जा रही है, अगर हमें पूरे समाज को चेंज करना है, पूरी सोसाइटी को चेंज करना है, तो कहीं ना कहीं हमारी जो आइडियोलॉजी है, जो हम चेंज लाना चाहते हैं, वो एक होनी चाहिए। ये सब आप मानते हैं। अगर मुझे फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे अपने एटमॉस्फेयर में चेंज करना है, अपनी लोकेलिटी में चेंज करना है, तो सबको सबकी जो आइडियोलॉजी है वो एक होनी चाहिए आपकी सोसाइटी में, ठीक है। तो सब, ताकि एक होकर वो काम कर सकें। यूरोप में ऐसा था कि वहाँ पर सब अलग अलग आइडियोलॉजी को मानते थे। ये ध्यान रखना इस बात का। तीन जो आइडियोलॉजी जो थी वो बहुत ज़्यादा मतलब एक तरह से इम्पोर्टेंट थी। पहला अगर बात करते हैं, वो बात करते हैं लिबरल्स की। फिर उसके बाद लिबरल्स के बाद आप बात करते हैं रेडिकल्स की। रेडिकल्स के बाद बात करते हैं कंजर्वेटिव्स की। ओके, देखिए थ्री हमने पढ़ा यहाँ पर, लिबरलिज्म एंड इसके बाद बात करते हैं रेडिकल्स और कंजर्वेटिज्म। नाउ इसमें देखिए लिबरल्स में लिबरल्स, रेडिकल्स एंड कंजर्वेटिज्म। ओके, अब ध्यान से इन तीनों जो फिलॉसफीज हैं, तीनों जो आइडियोलॉजी हैं, इनको हम ध्यान से समझेंगे। लिबरल्स, रेडिकल्स एंड कंजर्वेटिज्म। ओके, one of the group which looked to change society were the liberals। पहला ग्रुप जो था, यानी कि लिबरल्स का जो पहला ग्रुप था, वो सोसाइटी को चेंज करना चाहता था। लेकिन लिबरल्स वांटेड अ नेशन which tolerated all religions, and we should remember that at the time European states European states usually discriminated in फेवर ऑफ द वन रिलीजन और अनदर। ओके, देखिए जो पहले ग्रुप की बात की जा रही है, वो पहला ग्रुप है कि जो परिवर्तन करना चाहता था। जो लिबरल्स का जो ग्रुप था, लिबरल्स का यानी कि उदारवादियों का जो ग्रुप था, वो चेंज करना चाहता था। वो चाहता था कि जो सभी जो रिलीजन हैं उनको क्या समझा जाए, एक समझा जाए, मतलब बराबर का दर्जा दिया जाना चाहिए सभी धर्मों को, सभी रिलीजन्स जो थे। मतलब यहाँ पर यूरोप में अलग अलग रिलीजन को मानने वाले लोग थे। जैसे कि यूरोप में अगर बात की जाए, यूरोप में कई धर्मों को मानने वाले लोग थे। जैसे कि ब्रिटेन जो था वो फेवर करता था चर्च को, चर्च ऑफ इंग्लैंड को, एंड ब्रिटेन की जो सरकार थी चर्च ऑफ इंग्लैंड को फेवर करती थी। ऑस्ट्रेलिया और स्पेन की जो सरकार थी वो कहीं ना कहीं कैथोलिक चर्च को मानती थी। ओके, तो अलग अलग धर्मों को, अलग अलग रिलीजन को मानने वाले लोग थे। तो लिबरल्स चाहते थे कि वो सभी जो धर्म है वो एक हो। लिबरल्स ऑल्सो अपोज्ड एन अनकंट्रोल्ड पावर ऑफ ए डायनेस्टिक रूल्स। They wanted to safeguard the rights of individuals about governments. They argued for representatives elected parliamentary government subjected to law and interrupted by a well-trained judiciary that was independent of rulers and officials. Okay, अब ध्यान से समझो। सबसे पहले बोला, लिबरल्स ने बोला कि सभी धर्म जो हैं, सभी रिलीजन जो हैं वो इक्वल होने चाहिए, चाहे वो अलग अलग उसको मानते हैं। ब्रिटिश जो थे किसको फेवर करते थे, चर्च ऑफ इंग्लैंड को। ऑस्ट्रेलिया एंड स्पेन किसको फेवर करते थे, कैथोलिक चर्च को। ओके, तो सबसे पहला पॉइंट लिबरल्स के बारे में, लिबरल्स सभी धर्मों को एक समान देखना चाहते थे। सेकंड में वो कहते थे कि जो रूलर्स हैं, जो जिनको बहुत ज़्यादा राइट्स दिए गए हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। सभी जो यहाँ पर गवर्नमेंट में सभी जो हैं वो क्या हैं, बराबर हैं, ठीक है। तो सबको जो है वो अधिकार जो है वो बराबर का मिलना चाहिए। इसके बाद वो बात करते हैं कि जो वेल ट्रेन्ड एंड जुडिशरी होनी चाहिए, यहाँ पर पार्लियामेंट्री सिस्टम होना चाहिए, इलेक्टेड पार्लियामेंट्री सिस्टम होना चाहिए।
रिप्रेजेंटेटिव्स होने चाहिए, इलेक्टेड पार्लियामेंट्री सिस्टम होना चाहिए, गवर्नमेंट होनी चाहिए, एंड वेल ट्रेन जुडिशरी होनी चाहिए। ओके, थर्ड पॉइंट ये है आपका कि सबसे पहला क्या था, याद कीजिए, सबसे पहला ये था कि वो इक्वल रिलीजन को मानते थे, इक्वल राइट्स प्रोवाइड होनी चाहिए, इलेक्टेड पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट होनी चाहिए, वेल ट्रेन जुडिशरी होनी चाहिए। उसके बाद कहीं ना कहीं जो रूलर्स एंड ऑफिसर्स जो हैं वो इंडिपेंडेंट हों, ठीक है। Now, however, they were Democrats. They did not believe in universal adult franchise. अब यहाँ पर एक माइनस पॉइंट आ गया कि वो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज को नहीं मानते थे। यानी कि क्या मतलब है इसका, कि जो यूनिवर्सल मतलब कि जो सभी का जो वोट है, ठीक है, जो सभी जो वयस्क जो लोग हैं, एडल्ट जो लोग हैं, जो यहाँ पर जो अगर एज को अगर डिस्क्राइब किया जाए 21 साल या 18 साल, जो भी एज डिस्क्राइब ये करते थे, तो एडल्ट फ्रेंचाइज जो है उसको बिलीव नहीं करते थे। वो कहते थे, कौन, लिबरल्स, ठीक है, दैट इज द राइट ऑफ एवरी सिटीजन्स टू वोट, सबको राइट होना चाहिए, बट दे फेल्ट मैन ऑफ प्रॉपर्टी, जिसके पास पैसा है, जिसके पास प्रॉपर्टी है, उसी को वोट का अधिकार होना चाहिए। ओके, दे ऑल्सो डिड नॉट वॉन्ट द वोट फॉर वुमेन, वो वुमेन के वोट को भी महत्व नहीं देते थे, वो नहीं चाहते थे कि वुमेन्स को वोट देने का अधिकार हो। अब आप हमने लिबरल्स के बारे में पढ़ लिया। सेकेंड पैराग्राफ इज, इन कॉन्ट्रास्ट रेडिकल्स वांटेड अ नेशन इन विच गवर्नमेंट वाज बेस्ड ऑन द मेजॉरिटी ऑफ अ कंट्री पॉपुलेशन, मैनी सपोर्टेड वुमेन्स suffragette movement. Unlike liberals, they oppose the privilege of great landowners and wealthy factory owners. They were not against the existence of private property, but dislike concentration of property in the hands of a few. रेडिकल्स मानते थे कि जो मेजॉरिटी होनी चाहिए, मेजॉरिटी पॉपुलेशन होनी चाहिए, यानी कि जो वोट का अधिकार है वो पूरी एक तरह से मेजॉरिटी कंट्री को मिलना चाहिए। वुमेन्स को भी क्या मिलना चाहिए, सफरेजेंट मूवमेंट का जो है, यानी कि मताधिकार जो आंदोलन है वो सपोर्ट करते थे। देखिए यहाँ जो ब्लैक वर्ड में दिया हुआ है सफरेजेंट मूवमेंट, इसका मतलब होता है वोट जो है यानी मताधिकार का मूवमेंट, आंदोलन। वुमेन्स ने क्या किया था कि उनको वोट मिले, इस वजह से उन्होंने मूवमेंट चलाया था, ठीक है, सफरेजेंट मूवमेंट चलाया था कि उनको भी वोट देने का अधिकार मिलना चाहिए। तो इस मूवमेंट को सपोर्ट किया किसने किया, रेडिकल्स ने किया, क्योंकि रेडिकल्स चाहते थे कि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज जो है वो यहाँ पर होना चाहिए, स्पेशली प्रोवाइड जो प्रिविलेज जो हैं, यानी कि वो बहुत ज़्यादा अपोज थे, किसके अपोज थे, जिनको विशेषाधिकार मिले होते, प्रिविलेज मतलब विशेषाधिकार मिलना, ग्रेट लैंड ऑनर्स को एंड वेल्दी फैक्ट्री ऑनर्स को। दे वर नॉट अगेंस्ट द एक्सचेंज ऑफ ए प्राइवेट प्रॉपर्टी, वो रेडिकल्स जो थे वो अगेंस्ट नहीं थे प्राइवेट प्रॉपर्टी के, लेकिन वो डिसलाइक करते थे कंसंट्रेशन ऑफ प्रॉपर्टी इन द हैंड्स ऑफ अ फ्यू, लेकिन वो ये नापसंद करते थे कि कुछ हाथों में ही जो है वो प्रॉपर्टी का अधिकार हो, ठीक है। इस वजह से वो ये कहते थे कि जो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज जो है वो पूरी कंट्री में जो है वो एग्जीक्यूट होना चाहिए, और साथ साथ वुमेन्स को भी जो है वोट देने का अधिकार होना चाहिए, ठीक है। अब आप समझ गए, लिबरल्स सबसे पहले जो थे आइडियोलॉजी में, लिबरल्स जो थे, उसके बाद रेडिकल्स आए, रेडिकल्स की जो अपनी आइडियोलॉजी थी, ठीक है। अब लास्ट में आता है कंजर्वेटिज्म। कंजर्वेटिज्म वॉर अपोज टू रेडिकल्स एंड लिबरल्स। अब कंजर्वेटिव्स जो थे वो बिल्कुल ही कंजर्वेटिव्स मतलब रूढ़िवादी, मतलब एक ही लकीर के फकीर बने रहना, ठीक है, अपने आप को चेंज नहीं करना, और करना तो बहुत ही ग्रेजुअली लेवल पे चेंज करना। ये बात समझ गए आप। तो इसी पैराग्राफ को आप आसानी से समझ सकते हैं कि कंजर्वेटिज्म कौन होते हैं। कंजर्वेटिज्म मतलब जो पुराने, अगर बात की जाए कि जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम अपने दादा दादी की बात करते हैं, तो वो आज के मॉडर्न एज को धीरे धीरे चेंज कर रहे हैं,
लेकिन अगर उनसे बात की जाए तो वो आर्ग्यूमेंट भी करते हैं, नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए मॉडर्न एज में, इस तरह से जो उनकी अपनी अपनी आइडियोलॉजी है। ओके, तो कंजर्वेटिज्म वर अपोज टू रेडिकल्स एंड लिबरल्स, वो बिल्कुल अपोज थे। लेकिन फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद जो कंजर्वेटिव जो है वो अपने माइंड को चेंज करना उन्होंने शुरू कर दिया था। और उसके बाद अर्लियर इन 18th सेंचुरी कंजर्वेटिज्म हैड बीन generally opposed to the idea of a change. By the 19th century they accepted that some change was inevitable but believed that the past had to be respected and change had to be brought about through a slow process. Okay, मतलब चेंज होना चाहिए लेकिन स्लो प्रोसेस में होना चाहिए। उसके बाद अब आपने इस बात को समझा कि अगर नेशनल ट्रांसफॉर्मेशन होता है या रेवोल्यूशन होता है तो उसके पीछे जो क्लैश कर रहा था, जो जो क्लैश कर रही थी, वो क्लैश कर रहे थे आइडियाज। ठीक है, अगर देखिए, अगर हम बहुत लार्ज लेवल पे कुछ चेंज लाना चाहते हैं नेशन वाइज, ठीक है, देश के अकॉर्डिंग अगर हम देखें नेशन वाइज, तो हमें यूनाइट होना पड़ेगा। यूनाइट होने के लिए हमारी आइडियोलॉजी जो है, हमारी विचारधारा जो है वो एक होनी चाहिए। ठीक है, अगर फॉर एग्जाम्पल जो है वो हम अगर आज के एग्जाम्पल की बात कर रहे हैं, जो जो ये डिजीजेज जो है, जो डिजीज जो है बहुत ज़्यादा लार्ज लेवल पे जो हाइपर हो रही है, यानी कोरोना वायरस जो है, लेकिन इसके लिए हम सब पूरा देश जो है, पूरा वर्ल्ड जो है ग्लोबल लेवल पे यूनाइट हुए हैं कि किस तरह से जो है वो लॉकडाउन जो है वो सक्सेसफुल होना चाहिए। क्योंकि हमें जो है उस प्रॉब्लम्स को क्या करना है, उस प्रॉब्लम को हराना है जो इस तरह से। लेकिन अगर हम अलग अलग विचारधारा के लोग हों, नहीं भाई हम तो नहीं करते, हम तो घर से बाहर निकलेंगे, हमें तो कमाना है, तो इस तरह से जो यूनाइट होने की जो आइडियोलॉजी जो है वो कहीं ना कहीं वो अनसक्सेसफुल हो जाएगी। समझ रहे हैं आप इस एग्जाम्पल से, जो आज का आपका प्रेजेंट का एग्जाम्पल है। ठीक है, इसी तरह से अगर हमें पूरे देश को किसी आइडियोलॉजी में अगर हमने यूनाइट करना है तो हमें सबकी विचारधारा जो है, सबकी आइडियोलॉजी जो है वो एक होनी चाहिए। लेकिन यूरोप में समस्या ये आ रही थी कि यहाँ पर अलग अलग आइडियोलॉजी के लोग थे, लिबरल्स थे, ठीक है, रेडिकल्स थे, कंजर्वेटिज्म थे, जो जिस वजह से जो क्लैश कर रही थी, क्या क्लैश कर रही थी, आइडियाज क्लैश कर रहे थे। सच डिफरेंटिंग जो आइडियाज जो थे वो क्लैश कर रहे थे, जिस वजह से यूनाइट करना, नेशन को ट्रांसफॉर्मेशन करना इन 19th सेंचुरी में बहुत बड़ा टास्क हो गया था। ओके, तो ये जो है अब आपने समझा कि इस तरह से। अब नेक्स्ट टॉपिक जो है हम नेक्स्ट वीडियो में इसको कंप्लीट करेंगे। ठीक है, रिवाइज करते रहिए स्टूडेंट्स और नोट्स बनाते रहिए। ठीक है।